सिफारिश करता है कि बलूचिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत, बेरोज़गारी, बदअमनी और सूबे के वसाइल में मुसलसल कमी को पेश नज़र रखते हुए सूबे के वसाइल को सनती तरक्की और इंसानी वसाइल के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल करे और गैर पैदावारी मनसूबों को तर्क करके हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में जंगी बुनियादों पर सनती जोन के क़याम और आलमी मयार के तकनीकी तरबीती इदारे कायम करने को यकीनी बनाए। शुक्रिया। करारदाद नंबर 83 पेश हुई। इस तरह के आपको याद है मुसलसल बलूचिस्तान में गुर्बत, बढ़ती हुई बेरोज़गारी, बदअमनी और बलूचिस्तान में इंसानी वसाइल में की जो कमी से मुतल्लिक मामलात हैं वो गुज़श्ता 2 साल से इस ईवान में पेश कर रहे हैं, ताकि जब बलूचिस्तान के वसाइल से मुराद जो हमारी PSDP के लिए मुख्तस रकम है या हमारे पास जो अवेलेबल पैसे हैं, रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के साथ, जब उनकी तकसीम का वक्त आता है तो वो कम से कम बलूचिस्तान की इन तकलीफ़ और मुश्किलात को मद्देनज़र रख कर वो एक ऐसा फार्मूला बनाएँ, एक ऐसा जो है पॉलिसी बनाएँ जिसमें कम से कम जो टारगेटेड इंटरवेंशन है, यानी हम गुर्बत को कम कर सकें, हम बेरोज़गारी को कम कर सकें, हम बदअमनी से निमट सकें, हम समाजी मसाइल से निमट सकें, हम इंसानी वसाइल को तरक्की दें। और बलूचिस्तान की मईशत इस वक्त जो रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है, मैं आपके सामने कुछ एदाद शुमार जब रखूँगा तो जनाब स्पीकर आप ख़ुद हैरान होंगे कि बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के जो अपने इस वक्त जो मसाइल हैं या बलूचिस्तान के जो तकरीबन जो हमारी ग्रोथ है बलूचिस्तान की, वो मुसलसल जनाबे वाला एक अरसा था 1972 और 73, यानी 1972 और 73 में बलूचिस्तान की जो GDP थी, बलूचिस्तान की शरह तरक्की थी, वो 4.1% की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। लोग शायद उनको समझने में मुश्किल हो, दुनिया में इस वक्त जितने भी बड़े ममालिक ने तरक्की की है, अगर आपकी तरक्की की शरह आपकी आबादी की बढ़ती हुई आबादी की शरह से कम हो तो ऐसे समझे आप रिवर्स में जा रहे हैं, आप एक काई में गिर रहे हैं, आप एक गड्ढे में गिर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मुल्क की, आपके खित्ते की, आपके सूबे की तरक्की की शरह, जिसको कहते हैं GDP कहते हैं, जब आपकी शरह आपकी आबादी के तनासुब से, जो आबादी की तनासुब बढ़ती है, बलूचिस्तान में आबादी का तनासुब 3.8 3.9 ईयरली, सालाना 3.9 3.8, तो इसका मतलब ये है आप जो है, फिर अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है आप तरक्की कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इंडिया की तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की, भारत की, चाइना की तरक्की, इसके अलावा अफ्रीका में काफ़ी ममालिक की तरक्की, जब जो सोशल साइंटिस्ट है, इकनॉमिक्स है, जब उनको स्टडी करते हैं वो देखते हैं उनका पैटर्न, और जब आपकी तरक्की की शरह बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी लीडरशिप और आपके इदारे अच्छे फैसले कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं जो पॉलिसियां आपकी तरक्की की शरह को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। लेकिन आपको एक और इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई तकलीफदेह हकीकत आपको ये भी बताऊं कि 2019 और 2020 में, यानी आप 1972 और 73, 72, 73 में 4.1% GDP वाली बलूचिस्तान, इतनी दौलत के बाद, इतनी PSDPs के बाद, इतनी ताली शरह के बाद बलूचिस्तान की तरक्की की शरह वो 2% पर आकर रुक गई है। और ये भी वो एदाद शुमार है जो हुकूमत और सरकार बताती है। इसका मतलब ये है कि जो बलूचिस्तान की हकीकी तरक्की की जो शरह है वो 2% से भी नीचे आके गिर गई है, वो माइनस में भी पहुंच गया है। ये बलूचिस्तान में सबसे बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि खारान समेत, चागी समेत, मकरान समेत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान का कोई खित्ता भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमने चीज़ों को पैराए में कंटेक्स्ट में देखना है कि जब हमारी तरक्की की शरह ही हमारी आबादी की बढ़ती हुई शरह से ज़्यादा कम है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसके लिए कोई फार्मूला नहीं चाहिए, साइंस नहीं चाहिए होता है। और जो अभी फोरकास्ट किया गया है कोरोना के बाद, जो 8 से 10 महीने में, हमने तो अभी तक असेस नहीं किया, हमारे पास न इतने अच्छे इदारे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज गवर्नमेंट का सरकारी दिन है कि आज गवर्नमेंट के तमाम मेंबरान यहाँ मौजूद होते, इतना इम्पोर्टेंट डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, और वो शायद मैं ये समझा था कि हमारी करारदाद आज से 6 महीने पहले जमा हुई है, इस पर वो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट तैयार करके यहाँ बैठे होंगे। अनफॉर्चुनेटली सारी नशस्तें खाली हैं। जब किसी सूबे की, किसी खित्ते की
यानी आप अंदाजा लगाएं कि अगर जहाज के पायलट और उसका क्रू गायब हो तो मुसाफिरों की सूरत हाल क्या होगी जनाब वाला, वो मंजिल पे पहुंच जाएंगे या वो क्रश करेंगे। इस वक्त आप मुझे बताएं जो क्रू है, जो लीडरशिप है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो यकीनन बलूचिस्तान का जो जहाज है वो क्रश कर गया है और क्रश करने वाला है बड़ी तेजी के साथ। और ये किसको डबो के ले जाएगा? ये बलूचिस्तान की 1 करोड़ 20 लाख आबादी को डबो के ले जाएगा। 1 करोड़ 20 आबादी के साथ इस सूबे में 70% आबादी 29 यानी 1 साल से लेकर 29 साल तक के नौजवानों की है, हमारी यूथ की है। तो इसका मतलब ये है कि जब डायरेक्शन अब गलती है तो इसका मतलब है ये हमारा जो है हम क्रश करने जा रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। और ये इसकी बुनियादी ये असेसमेंट मेरी भी नहीं है, एक छोटी सी रिपोर्ट कोरोना के हवाले से जब आया था, ये एक असेसमेंट रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, ये है कोविड-19 बलूचिस्तान सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट। आई विश कि वहां से कोई पढ़ता और बताता। वो इसको कहते हैं कि हमने ये खौफनाक सूरत-ए-हाल जो तबाही और बर्बादी का है, वी हैव रियलाइज्ड इट, हमें इसकी रिपोर्ट मिल गई है, हुकूमत संजीदा है, हम दिन और रात इस पे बैठ के बात कर रहे हैं। इसमें जनाबे वाला इसी रिपोर्ट में ये जो लिखा हुआ है, इसके पेज 11 पे है। अच्छा, उसमें फिर यही दिया गया है कि जो हमारी बेरोजगारी है वो बड़ी तेजी से बढ़ेगी, यानी पोस्ट कोरोना। अब मैं इसलिए क्यों, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन से होती है, आपकी अच्छी एग्रीकल्चर से होती है, तो मैं अभी उसकी तरफ आऊंगा जनाबे वाला। जब आपकी ग्रोथ माइनस पे जाएगी कोरोना पोस्ट कोरोना सिनारियो में, जब आपकी ऑलरेडी जो है मईशत वो जवाल का शिकार है, तो जनाबे वाला इसका क्या होगा कि आपको तकरीबन 50 से 90 अरब रुपए सालाना का नुकसान होगा। यानी 50 से 90 अरब रुपए सालाना अगर आप अच्छी पॉलिसी बनाएं तो आपको फायदा होगा। लेकिन अब क्योंकि हम बड़े ख्वाब की के अमल से गुजर रहे हैं, हम सब ख्वाबीदा हैं, हमें इसका अंदाजा नहीं है। तो बलूचिस्तान ये कोविड के जो है सिर्फ इम्पैक्ट नहीं है कि कोरोना के हमने उससे निकल गए, तो हमारा तकरीबन ये होगा कि जनाबे वाला 50 से 90 अरब रुपए सालाना इस सूबे को नुकसान मजीद होगा, यानी उसकी मईशत से और निकल जाएंगे। जब ये निकलेंगे होता क्या है, गुर्बत बढ़ती है। जिस तरह मलिक साहब ने अपनी तकरीर में कहा, चीनी की कीमत बढ़ी, दालों की कीमत बढ़ी, गंदम की कीमत बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, फ्यूल की कीमत बढ़ी। जो लोग थोड़ा सा मिडिल क्लास थे वो बर्दाश्त कर सकते थे, वो भी जो है इस सूरत हाल से दो चार हो जाएंगे कि वो भी गुर्बत की जो है लकीर से नीचे आ जाएंगे। और बलूचिस्तान में जो गुर्बत से की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद है वो वैसे ही जनाबे वाला 70 से 72% है, यानी 100 में से 70 बलूचिस्तान में अफराद और ख़ानदान वो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जनाबे वाला जो हमारा बेरोज़गारी है उसको अगर एड्रेस करने के लिए कुछ हो सकता है कि जिसमें मैंने करारदाद में कहा है, एक है बेरोज़गारी, एक है बदअमनी, तीसरा है गुर्बत। इन सब का जो है ताल्लुक है आपकी तरक्की की शरह से, डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट कैसे आएगी जनाबे वाला? डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत आती है। ये मेरे पास वाइट पेपर है, ये वाइट पेपर है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के अपने 2018, 19, 2020, 19-20। इस वाइट पेपर में खुद हुकूमत बलूचिस्तान की अपनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं, ये अगर आप पढ़ के देख लें, देयर आर 13 सेक्टर्स व्हिच allocation each is less than 1% of the total PSDP। यानी बलूचिस्तान में 13 ऐसे जो हैं हमारे पास शोबे हैं जिनको पूरी PSDP में 1% से भी कम एलोकेशन। अब उन सेक्टर्स में क्या है, मेरा ये तवज्जो दिलाओ, मैं बार बार बताना चाहता हूँ, अब तो सरकार का कोई एक भी दोस्त मेरे ख्याल में नहीं रहा, बीवी सिर्फ बैठी हुई है। वो ये है जनाबे वाला कि आप देख लें, मैं बाकियों पे नहीं जाता, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंडस्ट्रीज की तरफ। इंडस्ट्रीज का जनाबे वाला 0.2, यानी 0.2 आपकी टोटल एलोकेशन का जो है वो आपका बजट है। तो बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी? क्योंकि बलूचिस्तान में मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं, बलूचिस्तान में तकरीबन 25,000 से 30,000 के करीब नौजवान सालाना बलूचिस्तान की जो है 6 से 7 यूनिवर्सिटियों, 60 से 65 के करीब कॉलेजेस और टेक्निकल कॉलेजेस से और बाकी कुछ इदारों से ये तकरीबन 25 से 30,000 के करीब नौजवान जो हैं वो सालाना फारिग होते हैं।
जबकि हुकूमत बलोचिस्तान के पास कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं। इसमें मैंने मदरसे के नौजवानों को तो शामिल ही नहीं किया है। ये वो नौजवान हैं जो स्कूलों कॉलेजों से टेक्निकल शोबों से पढ़ कर आते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, कोई मास्टर्स हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, और कुछ जो है BA MA किए हुए हैं। तो जनाब वाला जब 25 और 30 हज़ार ये सालाना आपके पास फारिग होते हैं, उसमें आप मदरसे के जो तालिब इल्मों की तादाद है, आपका जालावान मदरसों से भरा पड़ा हुआ है, आपका जो है कोई भी डिवीजन ले ले, इधर मैंने बात की है डिवीजन की और मैं इस पे आता हूँ क्यों, व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड दिस रेजोल्यूशन। ये बलोचिस्तान की रीढ़ की हड्डी का डिस्कशन है। ये जो बहस हम अभी कर रहे हैं खाली कुर्सियों के सामने, ये बलोचिस्तान की रीढ़ की हड्डी का मौजू है। यानी अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है जनाब वाला, वो बिस्तर पर पड़ा होता है, वो जिंदा इंसान नहीं है। उसके हाथ पांवों जिस्म का कोई सा काम नहीं करता मां सिवाय आंखों से और उसके दिमाग से। ये ऐसी इंपॉर्टेंट मौजू है, मैं समझा था इसको बड़े सीरियसली लेंगे। तो जनाब वाला जब ये सबको मिला के मदरसों के स्टूडेंट्स को मिला के सालाना आपके पास 50,000 के करीब नौजवान फारिग होते हैं। हुकूमत बलोचिस्तान के पास क्या है देने के लिए? हुकूमत बलोचिस्तान के पास जनाब वाला कोई भी हिकमत अमली नहीं। सालाना आप जो एवरेज बनाते हैं, गुज़िश्ता PSDP में भी बलोचिस्तान के बेरोजगार नौजवानों के लिए 3 से 3.5 हज़ार मुलाजमतें रखी गई। 5 साल से किसी भी मुलाजमत पर जो है वो कोई पोस्ट अनाउंस ही नहीं हुई। जो अनाउंस हुए एक साल से टीचर्स की पोस्टों के लिए हुए, दूसरों के लिए हुए, वो अभी तक जो है फाइनलाइज नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज सालाना 50,000 फारिग तहसील नौकरियों के ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवानों के लिए हुकूमत बलोचिस्तान के पास 1,000 नौकरियों का भी बास्केट नहीं है, यानी उसके पास कटोरा नहीं है। तो आप अंदाजा करें जो 49,000 नौजवान वो किस अमल से, किस शिद्दत तकलीफ से गुजरते हों। एक और हकीकत जनाब स्पीकर मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि बलोचिस्तान में तकरीबन कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। हमारे पास जो डिवीजन है, हमारे तादाद उनकी मैं आपको डिवीजन सतह पर बता देता हूं, जो हमारे 2017 के सेंसस या मर्दमशुमारी के मुताबिक है। हमारे पास एक छोटा सा इंडस्ट्रियल जोन है लसबेला में, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट बलोचिस्तान के लोगों को नहीं देता। उसकी टेक्निकल वजह है क्योंकि हमने बलोचिस्तान में कोई ह्यूमन रिसोर्सेज में, फिर मेरे करारदाद में लफ्ज ह्यूमन रिसोर्स भी है, इंसानी वसाइल ह्यूमन रिसोर्स को कहते हैं। आप भेड़ बकरियों से काम नहीं ले सकते। कोई भी इंसान जिसको आपने अच्छी तालीम नहीं दी, अच्छा हुनर नहीं दिया, अच्छी तरबियत नहीं दी, अच्छी उसका मकसद भेड़ बकरी की तरह है जनाब वाला। वो आपके आई टेक इंडस्ट्रीज में जो आजकल सिर्फ मां सिवाय कंप्यूटर पे चलते हैं, उनमें आपका नौजवान काम ही नहीं कर सकता। मां सिवाय चौकीदारी के, दीवारें साफ करने के, खिड़कियां साफ करने के, दरवाजे खोलने के, बलोचिस्तान का कोई भी नौजवान आपके इस इंडस्ट्रियल जोन में नहीं है। उसकी इकॉनमी, उसके टैक्सेस, वो तो अलग बात। पूरे बलोचिस्तान में 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर आपका रकबा है। ये जनाब वाला आपको मैं बता देता हूं कि आपके सिर्फ क्वेटा डिवीजन, मैं अब साबका की उस बख्शान डिवीजन वाले 2 डिस्ट्रिक्टों को भी इसमें फिलहाल शामिल कर लेता हूं। जनाब वाला 41 लाख की आबादी है। दुनिया में कोई 23-24 के करीब ऐसे मुमालिक हैं जिनकी आबादी क्वेटा डिवीजन से कम है। दुनिया में ऐसा भी मुल्क है माल्टा की तरह जिसकी आबादी 2.5 लाख। दुनिया में कई ऐसी मुमालिक है जिनकी आबादी 6 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 18 लाख। क्वेटा डिवीजन की अपनी आबादी जनाब वाला 41 लाख है और 41 लाख आबादी में 70% नौजवानों का है। क्या हुआ? यानी 25 लाख से 28 लाख तक के करीब यहां पर 1 साल से लेकर 29 साल तक के नौजवान। आपके पास ना पर यहां कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ना कॉलेजेस हैं, न ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की 41 लाख लोगों के लिए कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई जनाबे वाला आपके पास कोई इंडस्ट्रियल जोन है, ना उसके लिए कोई आपके पास प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है? 17 अरब रुपए कमिश्नर साहब को दे दिए, 10% मोबिलाइजेशन भी दे दी, किसी को पता भी नहीं, टेंडर भी हो गए, कहते हैं जी प्रेस रोड का तो 80% काम भी मुकम्मल हो गया। हमने कुछ नहीं देखा बलूचिस्तान में, क्वेटा में। ये उनके पास पॉलिसी है। उनके पास ये पॉलिसी नहीं है कि बलूचिस्तान की संजीदा लीडरशिप के साथ बैठकर बलूचिस्तान को इस दलदल से, तारीकी से और आने वाली काई में गिराने से बचाने के लिए कुछ किया जाए। जनाबे वाला आपका जोब डिवीजन 15 लाख की आबादी है। 15 लाख की आबादी के लिए
जोब डिवीजन का कोई नुमाइंदा इधर बैठा होगा, वो मुझे बताएं कि जनाब वाला जोब डिवीजन में कोई एक इंडस्ट्री है या एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है या एक ह्यूमन रिसोर्स इंसानी वसाइल की तरक्की का कोई इदारा है। 15 लाख में से 70% आबादी 1 साल से 29 साल के उम्र के बच्चों की है, तो 15 लाख में से 9 लाख नौजवानों के लिए जॉब डिवीजन में मुझे कोई पॉलिसी बता दें। जनाबे वाला हमारा सिब्बी डिवीजन, आपके पास तकरीबन 10 लाख की आबादी आपकी सिब्बी डिवीजन की। आप मुझे बताएं सिब्बी डिवीजन में मुझे कोई एक पॉलिटेक्निक का नाम बता दें, मुझे कोई एक इंडस्ट्रियल जोन का नाम बता दें, मुझे एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बता दें, मुझे एक कोई बैंक, लोन, इदारे, तरबियत का इदारा बता दें, आपको नहीं मिलेगा। नसीराबाद में 15 लाख की आबादी वाला नसीराबाद डिवीजन आपका फूड बास्केट है, आपको गंदम, अनाज, कपास, चावल, दालें सब कुछ दे देता है, लेकिन आज नसीराबाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार हमारे डिवीजनों में से एक है। क्राइम की तादाद भी वहां सबसे ज्यादा बढ़ रही है। जो टैक्स वो अपनी ज़रात से देते हैं वो टैक्स दोबारा लगा देते। आप कम से कम नसीराबाद के 15 लाख नौजवानों और बेरोजगारों के लिए आप एक बहुत बड़ी अच्छी जो है पॉलिसी बना सकते थे इंडस्ट्री। नसीराबाद का 15 लाख हो गया। जनाब वाला आते हैं कलाट डिवीजन, जिसमें मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट, मैं फिलहाल क्योंकि ये जो 2017 के सेंसस के मुताबिक जो रिपोर्ट आई थी उस वक्त यरशान डिवीजन को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया था। खरान और वाशुक भी कलाट डिवीजन में शामिल है। ये जनाब वाला आपके दूसरे बड़े डिवीजनों में से एक है क्वेटा के बाद, जिसमें आपका वारान भी शामिल है। 25 लाख की आबादी वाले डिवीजन के लिए खरान से लेकर आवारान तक और आपके खुजदार से लेकर मस्तुम तक, ये सारे इलाकों के लिए जनाब वाला, जिसमें तकरीबन 18 लाख नौजवानों की आबादी बनती है, उनके लिए जनाब वाला कोई पॉलिसी नहीं है, एक इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। 5 मिनट के लिए अगर अम्मल साहब भी कहते हैं मैंने कलाट डिवीजन में इंडस्ट्री लगानी है, तो आप मुझे कोई बता दें, कोई एक जगह मुझे बता दें, आपको जनाब वाला वहां पर एक जगह भी ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइनें गुजरती हो, 24 घंटे आपको बिजली मिले, जहां पर आपको जो है अच्छी सड़क मिले, जहां पर आपको 24 घंटे गैस मिले। इंडस्ट्री किस चीज से चलती है? हवा से तो नहीं चलती, हमारे पीर और फकीरों की दुआओं और तावीज़ों से तो नहीं चलती ना, कोई जो है मन्नतें मांगने से, दरगाहों से जाने से तो इंडस्ट्री नहीं चलती। इट्स नीड्स अ रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो जनाब वाला 25 लाख वाले डिवीजन में आप खरान, अभी रक्षान डिवीजन बन गया जिसका डिवीजन हेडक्वार्टर खरान है, आप मुझे बुजदार में या खरान में, ये सभी डिवीजन में मुझे कोई एक जगह ऐसी बताएं जहां पर कोई अच्छी सी दुकान बना सके। नहीं जनाब वाला। अब मैं आता हूं जनाब वाला मकरान डिवीजन में। मकरान डिवीजन की 15 लाख आबादी है, जिसमें आपका सीपैक का जूमर, आपके माते का जूमर ग्वादर भी शामिल है। आप मुझे बताएं, यानी जो जनूबी हमारा जो सदर नब बलोचिस्तान है, जिसको अभी सरकार ने एक नया नाम दे दिया है, यहां पर जनाब वाला तकरीबन आपकी 80% आबादी आपके ग्रिड से कनेक्ट नहीं है। आपका कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपनी जगह है, इंसानों को रोशनी की मुयसर नहीं है, इंसानों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, इंसान अभी तक सड़क के नाम से ना वाकिफ है। वहां के नौजवान, यानी जनाब वाला अगर आपके मकरान डिवीजन में 15 लाख में से 9 से 10 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, और आप मुझे आज बताएं कि आज मकरान में जो इतनी बदअमनी बढ़ रही है उसकी बुनियादी वजह क्या है? कि हमने कभी तक, जो हमारा नौजवान नस्ल बड़ी तेजी से बढ़ रही है, हमने इनके उस तवानाई को, एनर्जी को इन्वेस्ट करने के लिए कोई हमने उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं। जब आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ये जो एनर्जी अंदर रहती है इंसान के, इसको तवानाई कहते हैं फिजिक्स की जुबान में, और ये तवानाई अगर किसी मुस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो तो जनाब वाला तवानाई हमेशा मनफी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज पूरे बलोचिस्तान में, ये मैंने आपके डिवीजन का खाका, इसकी आबादी बता दी और नौजवानों की बेरोजगारी के लिए। तो जनाब स्पीकर साहब, जब आपके पास इतनी तकलीफदेह सूरत हाल हो और आप, हमें इल्म भी हो कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हमारी बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, और जब हम PSDP बनाएं या हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड बनाएं, हमारे पास कुछ अपने गरीब लोगों के टैक्सों से जमा किया हुआ पैसा हो, या 7th NFC अवार्ड जिसको हमने में मिला था, जिसके तहत बलूचिस्तान को अच्छी खासी हिस्सा 9% तक बलूचिस्तान का शेयर चला गया,
सब कुछ कंपोनेंट्स में डाल दिए गए थे। उसके बाद जब आपको इतना पैसा मिले और उसके बाद भी आप कोई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बलूचिस्तान के लिए नहीं बनाए, तो जनाबे वाला ये बलूचिस्तान के लिए सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है। ये बलूचिस्तान की 2015 में एक यूथ पॉलिसी किसी ने ड्राफ्ट की, आज तक यूथ पॉलिसी बनी नहीं। इसमें कुछ बहुत तकलीफदेह हकायक हैं बलूचिस्तान के नौजवानों की बेरोजगारी के हवाले से, क्योंकि ये यहां पर जो मैं बेरोजगारी की बात करता हूं तो उसमें सबसे ज्यादा नौजवान हमारे मुतासिर होते हैं। मैं ये समझता हूं कि इस करारदाद के तवस्सुत से हमारी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारे पास एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाने की बहुत बड़ी जरूरत है। कपास है, गंदम है, अनाज है, हमारे यहाँ फ्रूट्स हैं, फल हैं, लेकिन हमने इनकी वैल्यू एडिशन नहीं की। हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि किन किन इलाकों में, इसी तरह बाकी इलाकों के दोस्त अपने वाले सारे मिसाल अपने डिवीजन के मसाइल को फोकस करते हुए शायद इस पर बात कर लेंगे। मकुरान वाले खुद मकुरान की नुमाइंदगी करते हुए बोलेंगे कि वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री चाहिए या कौन सी ग्रिड चाहिए। अब देखें, हम कभी भी गो कि हमारी हर बात को लिया जाता है कि जी ये पंजाब की बात क्यों बात करते हैं, ये सिंध की बात क्यों करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात क्यों करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हमारे दो डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर भी, हमारे दो डिस्ट्रिक्ट हारान और वाशुब को मिलाएं तो वो खैबर पख्तूनख्वा से 25-30 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर बड़े होंगे, यानी 75,000। फिर अभी फाटा को उसमें डाल के आपके 98,000, यानी खारान और वाशिफ को साथ मिलाकर जितना एक सूबा है, जो 22% पाकिस्तान को ज़र मुबादला उसके लोग फराम करते हैं, यानी उसकी आबादी 12% है, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला है, जिसको फॉरेन रेमिटेंसेस जो कहते हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं जो लोग, वो तकरीबन 22% है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इंसानी वसाइल में सरमायाकारी की। ये बात मैं बार बार हर एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं 2 सालों से, या पता नहीं मैं बहुत गलत बोल जाता हूं, शायद किसी को समझ नहीं आती है, या मैं इतना टेक्निकल बोल जाता हूं किसी को समझ नहीं आती है। ये सूबा एक बहुत सीरियस और संजीदा डिस्कशन और डिबेट चाहता है। तो जब एक सूबा हमारे 2 अजला के बराबर है, जिसका इवन आबादी 12% है, वो पाकिस्तान को 22% ज़र मुबादला कहते हैं कि 5 दिन के लिए आकर बैठे तो सही यार। कोई हुकूमत वाले कहें भाई क्यों ऐसे हुआ, क्या उसका उनसे सुरखाब के पर लग गए। 1980 के बाद मतलब KPK में खैबर पख्तूनख्वा में इतनी गुर्बत थी कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी बलूचिस्तान में कराची की तरफ, इन इलाकों की तरफ आई, और अभी तक हमारे इलाकों में कानकुनी और तीनों चीज़ों में जो ये लोग आपको नजर आते हैं। इसलिए कि 1980 से पहले, 1990 से पहले खैबर पख्तूनख्वा की ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बिल्कुल रुकी हुई थी। 1-2-4 संजीदा कोशिशें वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को इत्मीनान देना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को चीज़ों को समझना चाहिए, वो आज जनाबे वाला उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया, और उनके नौजवान, उनके बच्चे बच्चियाँ टेक्निकल एजुकेशन के बाद दुनिया के बेहतरीन ममालिक में, मिडल ईस्ट में, गल्फ में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के का अगर कोई बहुत बड़ी जंक है, पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो KP से जा रही है, पंजाब और KP से। सिंध भी थोड़ा सा पीछे, यूरोप जा रहे हैं। वहाँ जब पैसे कमाते हैं, जब वो बैंकों में वापस भेजते हैं, यहाँ पर अपने इलाकों में उनकी खानदानों में गुर्बत की कमी हो रही है, उनकी आने वाली नस्लों को अच्छी तालीम मिल रही है। हमारे पास एक दरवाज़ा था, मुकरान के 2 नुमाइंदे बैठे हैं, ज़रा सुन लें, अमल साहब सुन लें, आप लोग